स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एटीजी क्लासेस में। जूनियर एडेड एग्जाम साइंस विषय हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसी क्रम में आज का जो हमारा चैप्टर है वह है रेसे एवं वस्त्र, रेसों से वस्त्र तक की प्रक्रिया। इसके पहले के वीडियोस में हमने पढ़ा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। और इस चैप्टर में सभी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो हमारा पहला पॉइंट है पादप रेशे, यानी पादप रेशे किसे कहते हैं? तो पौधे के किसी भाग जैसे तना, बीज, पत्ती, फल आदि से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे जो हैं क्या कहलाते हैं? पादप रेशे कहलाते हैं। नेक्स्ट है जांतव रेशे, यानी कि जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले जो रेशे हैं वे क्या कहलाते हैं? जांतव रेशे कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऊन भेड़ के बालों से तथा रेशम के धागे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। तो ये सभी क्या हैं? ये दोनों जांतव रेशे हैं। ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं? जांतव रेशे कहते हैं। नेक्स्ट है संश्लेषित रेशे। तो कुछ रेशों को मनुष्य कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादों के जटिल रासायनिक परिवर्तन के पश्चात बनाता है। इन्हें क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशे कहते हैं। जैसे नायलॉन है, पॉलिस्टर है और रेयान है। तो संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं? जिन्हें मनुष्य कृत्रिम ढंग से बनाता है उन्हें क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तंतु या रेशा कहते किसे हैं, हम ये जान लेते हैं। तो जैसे धागा है तो धागा कई पतली पतली लड़ियों से मिलकर बना होता है, इन्हें तंतु या रेशे कहते हैं। जैसे हम धागे को देखते हैं, उसको यदि हम खोलें तो उसमें कई पतली पतली तंतु या फिर रेशे मिलते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? हम रेशा कहते हैं। अनेक पतली पतली धागों की लड़ियाँ मिलती हैं तो इनसे मिलकर धागा बना होता है, तो इनको क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं या फिर रेशा कहते हैं। इनके निर्माण की प्रक्रिया देख लीजिएगा। पहले क्या बनता है? पहले तंतु या रेशा, इनसे मिलाकर धागा बनता है, धागे से फिर कपड़ा बनता है और कपड़े से वस्त्र बनाए जाते हैं। तो पहले तंतु या रेशा, उसके बाद धागा, फिर कपड़ा और फिर कपड़े से वस्त्र का निर्माण होता है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कपास। कपास के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कपास क्या है? कपास यानी कि रुई एक पादप रेशा है। याद रखिएगा, कपास क्या है? एक पादप रेशा है। यह कपास पौधे के बीज, यानी यह प्राप्त कहाँ से होता है? तो यह कपास पौधे के बीज जिसे कि बिनौला कहते हैं। तो कपास पौधे के बीज जिसे बिनौला कहते हैं। तो यही चीज़ लिखा है, यह कपास पौधे के बिनौलों से प्राप्त किया जाता है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब राज्य में कपास की खेती प्रमुखता से होती है। याद रखिएगा कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब राज्य में क्या होता है? कपास की खेती प्रमुखता से होती है। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए कैसी मिट्टी उपजाऊ होती है? तो काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? तो काली मिट्टी चाहिए। जलवायु कैसी चाहिए? तो उष्ण जलवायु चाहिए, जो तापमान जिसका हो 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक हो। तो कपास की खेती के लिए मिट्टी कैसी चाहिए? काली मिट्टी। और जलवायु कैसी चाहिए? तो उष्ण जलवायु चाहिए। नेक्स्ट है काली मिट्टी में नमी को अपने अंदर बनाए रखने की क्षमता होती है, इसलिए सामान्य वर्षा ही कपास की खेती के लिए लाभकारी होती है। यानी कपास की खेती के लिए क्या होता है? सामान्य वर्षा की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से इसके लिए क्या है? काली मिट्टी उपजाऊ होती है, क्योंकि काली मिट्टी में जो नमी को अपने अंदर बनाए रखने की क्षमता होती है काली मिट्टी के अंदर, तो इस वजह से कपास की खेती के लिए काली मिट्टी आवश्यक होती है।
पूर्ण परिपक्व फल के फटने पर अधिकाधिक कपास तंतुओं से ढके बिनौले दिखाई देते हैं। इन्हें कपास गोलक कहते हैं। यानी फल जब पक जाता है तो उसके फटने पर अधिक से अधिक तंतु या रेशों से ढके बिनौले दिखाई देते हैं। इन्हें कपास या फिर गोलक कहते हैं। कपास के गोलकों से कपास के बीज बिनौला को पृथक करने की प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। याद रखिएगा कि कपास के गोलकों से कपास के बीज, कपास का जो गोलक होता है उससे कपास के बीज बिनौला को जो अलग करने की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? कपास ओटना कहते हैं। एक नोट पॉइंट है, कपास के बीज बिनौला से तेल भी निकाला जाता है। तेल निकालने के बाद बचे अपशिष्ट को पशुओं को चारे के रूप में दिया जाता है। अत्यधिक पौष्टिक होने के कारण इससे पशुओं के दूध की गुणवत्ता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है बीटी कपास। तो विज्ञान की आधुनिक तकनीकी एवं जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित एक कपास की प्रजाति है। यानी बीटी कपास क्या है? ये आधुनिक तकनीकी और प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित कपास की एक प्रजाति है। इसमें सैकड़ों टॉक्सिन उत्पन्न करने की क्षमता है, जिसके कारण फसलों की कीट पतंगों से रक्षा होती है। इसमें सैकड़ों टॉक्सिन उत्पन्न करने की क्षमता है, जिसके कारण फसलों की कीट पतंगों से क्या होती है? रक्षा होती है। देसी कपास की तुलना में इससे न केवल कपास की उत्पादकता बढ़ती है, परंतु इसकी गुणवत्ता भी अधिक हो जाती है। नेक्स्ट है जूट के बारे में। जूट या पटसन, तो यह क्या है? यह एक पादप रेशा है। यानी जूट भी क्या है? एक पादप रेशा है, जिसे पटसन पौधे यानी कि जिसे हम सनई के नाम से जानते हैं के तने से प्राप्त किया जाता है। जूट क्या है? पादप रेशा है। इसे पटसन पौधे यानी कि सनई के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में जूट की खेती मुख्यतः पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में की जाती है। पटसन की खेती के लिए कछार की मिट्टी, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, अधिक उपयुक्त होती है। तो पटसन की खेती के लिए कैसी मिट्टी? कछार यानी कि जलोढ़ मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती थी, लेकिन पटसन की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी अधिक उपयोगी है। पटसन के बीज क्या है? वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं और इनके पौधों की लंबाई 8 से 10 फीट तक होती है। फसल की कटाई के पश्चात पटसन पादपों की शाखाओं एवं पत्तियों की सफाई करके तनों को बंडल में बांधकर तालाब या किसी स्थान पर रुके हुए जल में डुबो देते हैं। 4 से 5 दिनों के बाद पौधों के मुलायम भाग गल जाते हैं और रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह प्रक्रिया जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा होती है। यह प्रक्रिया पटसन की क्या? रेटिंग कहलाती है। यानी क्या होता है कि पटसन की फसल को काटने के बाद जो उनके पादप हैं, उनकी पत्तियों और शाखाओं को अलग कर दिया जाता है और जो उसके तने बचते हैं उनको क्या है? बंडल बना के रुके हुए जो पानी होते हैं उसमें भिगो देते हैं। 4 से 5 दिनों के बाद पौधे के मुलायम भाग गल जाते हैं और रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह क्रिया जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा होती है। यह प्रक्रिया पटसन की रेसिंग कहलाती है। यानी ये जो पूरी प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? पटसन की रेटिंग कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐंठने से रेशे या तंतु की मजबूती बढ़ती है। जैसे हम क्या होता है कि रस्सी बनाने के लिए क्या करते हैं? उसको आपस में मिला के उसको ऐंठते हैं। उससे क्या होता है? उनकी मजबूती बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कताई। रेशों से धागा बनाने के लिए रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। इस प्रक्रिया को क्या? कताई कहते हैं। यानी कताई क्या है? रेशों से जो धागा बनाने की प्रक्रिया है वह कताई कहलाती है। इसमें होता क्या है कि रुई का थोड़ा पार्ट लेकर हम उसे ऐंठते रहते हैं, फिर उसी में और रुई जोड़ते जाते हैं, तो इस प्रकार क्या होता है? पूरा धागा बन जाता है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं।
हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग आने की एक अन्य युक्ति चरखा भी है। यानी कि कताई के लिए एक सरल युक्ति है, हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे और किस नाम से जानते हैं तो तकली के नाम से जानते हैं। और हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग आने वाली एक अन्य युक्ति है जिसे क्या चरखा कहते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ब्रिटेन के मिलों में अपने आयातित कपड़ों का बहिष्कार किया तथा चरखे द्वारा हाथ से कते धागों से बने वस्त्रों का उपयोग करके इसको लोकप्रियता प्रदान किया था। इस प्रकार चरखे से बुने वस्त्रों को खादी का नाम दिया गया। यानी हुआ क्या कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटेन से जो कपड़े आ रहे थे उनका बहिष्कार किया तथा चरखों द्वारा हाथ से काटे गए धागों से बने वस्त्रों का उपयोग करके इसको जो लोकप्रियता प्रदान की, जो अपने यहाँ वस्त्र बनाए जाते थे। इस प्रकार चरखे से बुने वस्त्रों को क्या कहते हैं? खादी वस्त्र कहते हैं। अब देखिए, धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनता है। क्या करते हैं? धागों को जब हम बुनते हैं या उनको आपस में बांधते हैं तो वस्त्र बनता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जाड़े के दिनों में जो हम स्वेटर पहनते हैं तो घर पे आप लोगों ने स्वेटर बुनते हुए महिलाओं को ज़रूर देखा होगा। तो इस प्रकार धागे की बुनाई या बंधाई से क्या होता है? वस्त्र बनता है। धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया है उसे बुनाई कहते हैं। यानी कि धागे के जो दो सेट हैं उन्हें आपस में व्यवस्थित करके बुन के या बांध के वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं। अब चैप्टर आता है रेशों से वस्त्र तक। इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन तथा कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं। यानी जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में जो अंगोरा बकरी पाई जाती है उससे अंगोरा ऊन तथा कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं। याक के ऊन से साल कहाँ बनाई जाती है? तो तिब्बत और लद्दाख में। दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेका नामक जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जाता है। लामा और एल्पेका नामक जंतु से ऊन प्राप्त किया जाता है। नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। यानी नस्ली भेड़ों को जो जन्म देने के लिए उनके जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। भेड़ों के रेशों को भेड़ों के जो रेशे होते हैं उन्हें ऊन में संसाधित करने या उनसे ऊन बनाने के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? तो पहले भेड़ों के बालों की कटाई करते हैं, उसका अभिमार्जन करते हैं, फिर उसकी छटाई, फिर कताई और रंगाई, और उसके बाद ऊनी धागा बनाते हैं। जंतु रेशों की छटाई करने वाले कारीगर कभी कभी एंथ्रैक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। एंथ्रैक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो कुछ समय बाद एक घातक रोग सोर्टर्स के रूप में दिखाई देने लगते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिम को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। तो जंतुओं से रेशों की छटाई करने वाले जो कारीगर होते हैं उनमें कौन से जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं? एंथ्रैक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जिसके कारण कुछ समय बाद एक घातक रोग सोर्टर्स के रूप में दिखाई देने लगता है। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिम को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है।
नेक्स्ट है, भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। यानी सबसे ज़्यादा भेड़ें विश्व में कहाँ पाई जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा चीन में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत का जो स्थान है वह तीसरा है। गुणवत्ता की दृष्टि से न्यूजीलैंड की मरीनो भेड़ों से, यानी न्यूजीलैंड की जो मरीनो भेड़ें हैं उनसे क्या होता है, सबसे अच्छा ऊन प्राप्त होता है। अब जानते हैं हम रेशम के बारे में। तो रेशम प्राकृतिक रेशा है जो रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त होता है। रेशम का आविष्कार चीन देश में हुआ था। चीन वर्तमान समय में भी विश्व का सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला देश है। यानी रेशम का आविष्कार कहाँ हुआ, तो चीन देश में हुआ, और इस समय भी चीन जो क्या है, विश्व का सबसे ज़्यादा रेशम उत्पन्न करने वाला देश है। विश्व का लगभग 13% रेशम का उत्पादन भारत करता है। यानी विश्व के कुल रेशम उत्पादन का कितना परसेंट भारत में होता है, तो 13%। सबसे प्रचलित रेशम शहतूत के रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। यानी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित रेशम है वह किससे, शहतूत के रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त ओक की पत्तियों, ओक वृक्ष जो है उसकी पत्तियों पर पाए जाने वाले कीट तथा अरंडी के पत्तियों, अरंडी एक पौधा है, उसकी पत्तियों पर पाए जाने वाले रेशम कीट से टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम आदि प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट शहतूत, ओक, अरंडी इत्यादि पेड़ों पर पाले जाते हैं। यानी रेशम कीट किन पेड़ों पर पाले जाते हैं, तो शहतूत, ओक, अरंडी इन सभी पेड़ों पर रेशम कीट पाले जाते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र, तो मादा द्वारा सैकड़ों की संख्या में अंडे देना। जो शहतूत की पत्तियों के निचले सतह पर क्या होते हैं, चपके होते हैं। यानी मादा क्या करती है, सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है और वे अंडे शहतूत के पत्तियों के निचली सतह पर चिपके होते हैं। दूसरा है, अंडों से सफ़ेद रंग के लार्वा निकलते हैं जिन्हें कैटरपिलर या इल्ली या लार्वा कहते हैं। तो अंडों से सफ़ेद रंग का लार्वा निकलता है, इन्हें कैटरपिलर, इल्ली या लार्वा कहा जाता है। ये क्या होता है कि 4 से 6 हफ्तों में वृद्धि करके अगले चक्र में आगे बढ़ते हैं। रेशम कीट के लार्वा में एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। यानी कि रेशम कीट का जो लार्वा होता है उसमें एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार प्राप्त पदार्थ स्रावित होता है जो कि प्रोटीन युक्त होता है। इस ग्रंथि से क्या होता है कि अत्यंत महीन लसदार पदार्थ स्रावित होता है जो प्रोटीन युक्त होता है। लार्वा अंग्रेजी की संख्या 8 के आकार में आगे से पीछे गति करते हुए अपने चारों ओर लसदार पदार्थ को लपेटता जाता है। यानी लार्वा क्या करता है कि जो अंग्रेजी का 8 नंबर है यानी 8 नंबर है उसके आकार में क्या करता है, आगे से पीछे गति करते हुए अपने चारों ओर लसदार पदार्थ को लपेटता जाता है जो सूख कर रेशम के रेशे में बदल जाता है। इसी बीच लार्वा जो है प्यूपा में रूपांतरित हो जाते हैं। लार्वा किस में रूपांतरित हो जाता है, तो लार्वा प्यूपा में रूपांतरित हो जाता है। रेशों से लिपटे हुए प्यूपा एक सफ़ेद गोलाकार संरचना में बंद हो जाते हैं। इन प्यूपा युक्त गोलाकार रचनाओं को कोया या फिर कोकून कहते हैं। जो प्यूपा युक्त गोलाकार रचनाएं हैं उनको क्या कहते हैं, कोया कहते हैं या फिर कोकून कहते हैं। कोकून के अंदर ही प्यूपा विकसित होकर रेशम कीट बन जाते हैं। तो कोकून के अंदर ही क्या होता है, प्यूपा जो है विकसित होकर रेशम कीट बन जाता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। भारत में प्रमुख सेरीकल्चर केंद्र कर्नाटक के मैसूर
तथा बेंगलुरु में हैं। उत्तराखंड में नैनीताल और हल्द्वानी जो हैं वह क्या है, सेरीकल्चर के प्रमुख केंद्र हैं। नर कीट की तुलना में मादा कीट बड़ी आकार की होती है और एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। यानी कि नर कीट छोटा होता है और मादा कीट क्या होती है, बड़े आकार की होती है। मादा एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने की प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून से रेशम निकालने की प्रक्रिया को रीलिंग कहते हैं या रीलिंग कहलाता है। इस प्रक्रिया में 4 से 8 रेशों को मिलाकर धागा बनाया जाता है। नोट पॉइंट है, रेशम कीट के एक कोकून से 300 मीटर से 900 मीटर तक लंबा रेशमी धागा निकाला जाता है। यानी एक कीट के कोकून से क्या होता है, 300 मीटर से लेकर 900 मीटर तक लंबा रेशमी धागा निकलता है। 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए 5500 कोकूनों की आवश्यकता होती है। यानी 5500 कोकून की आवश्यकता होती है यदि 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करना है। ऊनी रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है जो ऊष्मा की सुचालक की भांति कार्य करने लगती है। ऊनी रेशों के बीच क्या होता है कि वायु अधिक मात्रा में भर जाती है जो ऊष्मा की सुचालक की भांति कार्य करने लगती है। भेड़ के अतिरिक्त याक, ऊंट, बकरी आदि के त्वची बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। भेड़ के बालों को ऊन के धागों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ऊन का संसाधन कहते हैं। यानी भेड़ के बालों का क्या है, ऊन के धागों में परिवर्तित करने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं, ऊन का संसाधन कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर के साथ।